नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हिमाचल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग होगी, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होगा या बीजेपी नया रिकॉर्ड कायम करेगी, इस पर पूरे देश की नजर है। आज कांग्रेस ने हिमाचल में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका की एंट्री से हिमाचल में चुनावी घमासान और ज्यादा तेज हो गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, गुजरात की चुनावी लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई। गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया के विवादित बोल पर सियासी घमासान तेज हो गया। एक के बाद एक इटालिया के विवादित वीडियो की वजह से गुजरात की चुनावी गर्मी दिल्ली तक पहुंच गई है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान पर दिल्ली की सड़कों पर घमासान देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया। हिमाचल और गुजरात चुनाव का पूरा अपडेट क्या है वो मैं आपको दूंगा। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है। महंगाई से परेशान पाकिस्तान की आवाम और आवाम का बाढ़ ने बुरा हाल कर दिया है। बावजूद इसके पाकिस्तान में सत्ता के लिए खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके लिए पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की आवाम परेशान है। जो पाकिस्तानी दूसरे देशों में रह रहे हैं वो खासे नाराज हैं। जैसे ही कोई पाकिस्तानी नेता उन्हें दिखता है, ये लोग पाकिस्तान के नेताओं को चोर झूठा कहकर जलील करते हैं। और ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इमरान खान की सरकार गिरने के बाद सऊदी अरब में शहबाज सरकार की फजीहत हुई। सऊदी अरब में रहने वाले पाकिस्तानियों ने सरकार को घेरा, उनके नुमाइंदों को घेरा। वो जग जाहिर है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का सिलसिला बदस्तूर जारी है। उधर किम जोंग का गुस्सा एक और युद्ध को डरा रहा है। बार बार नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेस्ट, बार बार नॉर्थ कोरिया के फाइटर प्लेन का साउथ कोरिया के पास उड़ान भरना और ज्यादा माहौल बिगाड़ रहा है। किम जोंग की हरकतों से अब साउथ कोरिया भी अलर्ट मोड पर आ गया है। साउथ कोरिया ने अपनी सीमाओं पर F-35 फाइटर जेट की तैनाती कर दी है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच तनातनी का क्या है ताजा अपडेट, अब से थोड़ी देर में आपको देने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। गुजरात हिमाचल चुनाव को लेकर माहौल बनने लगा है। गुजरात चुनाव की तारीखों के अभी और इंतजार करना होगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली के बाद गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज चुनाव आयोग ने हिमाचल चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग होगी, नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे।
17 अक्टूबर यानी सोमवार को नोटिफिकेशन जारी होगी। 25 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। 27 अक्टूबर को नामांकन की जांच की तारीख। 29 अक्टूबर को नाम वापसी की तारीख का आखिरी दिन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल में चुनावी माहौल चरम पर है। कल मैंने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे की तस्वीरें दिखाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल की जनता को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल को देश के दूसरे वर्ल्ड ड्रग पार्क का तोहफा दिया। कई सारे विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया, लोकार्पण किया। पिछले 15 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी 2 बार हिमाचल जा चुके हैं। बीजेपी का शीर्ष आलाकमान नेता हिमाचल में इतिहास बदलने की तैयारी में जुट गए हैं। किसी भी तरह के राज्य में सत्ता दोहराने में जुटा हुआ है। हिमाचल की यह परंपरा रही है कि हिमाचल की जनता बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस को सत्ता में बैठाती रहती है और दोनों दल को बारी बारी से मौका भी देती रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, जैसे चुनावी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी दिखाई दे रही है, वैसी सरगर्मी कांग्रेस में नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस ने आज से अपने हिमाचल चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल में चुनाव प्रचार का आगाज किया। प्रियंका गांधी ने आज सोलन के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बड़ी रैली को संबोधित किया। कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए की। हिमाचल के साथ उनके रिश्तों की याद दिलाई। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी ने इस रैली में क्या कुछ कहा। मैंने जब यहां घर बनाया शिमला में, शिमला के पास मशोबरा में, तो इसीलिए बनाया क्योंकि इंदिरा जी की एक छोटी सी निजी ख्वाहिश थी। उनका ये सपना था, उन्होंने हमें बहुत बार कहा कि जब मैं रिटायर होंगी तो मैं मशोबरा में एक घर बनाना चाहती हूं और वहीं पे मैं रिटायर होंगी। लेकिन रिटायर होने से पहले ही वो शहीद हो गई। वो बताती थी कि 25 जनवरी 1971 में जब हिमाचल का प्रदेश बना, तब वो यहां आई आप सबसे बातचीत करने के लिए, तो भारी बर्फ पड़ी थी और बोलते बोलते सभा में भी, सभा के दौरान भी बर्फ पड़ रही थी, लेकिन ना आप हिले ना इंदिरा गांधी हिली। और उन्होंने हिमाचल को प्रदेश इसलिए बनाया क्योंकि वो आपके हुनर को, आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को पहचानती थी। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो 2 निर्णय एकदम पहले मंत्रिमंडल की बैठक पे होंगे। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल के बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। दूसरी चीज कि ये जो ओपीएस है, कांग्रेस परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली के मंच से प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी, पुरानी पेंशन, किसान के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा। प्रियंका गांधी ने हिमाचल की जनता से वादा किया कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही युवाओं को 5 लाख नौकरी देगी, 1 लाख नौकरी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में देगी। इसके साथ ही पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से शुरुआत की जाएगी और कई तरह के वादे प्रियंका गांधी ने हिमाचल की जनता से किए हैं। कांग्रेस की परिवर्तन रैली में आज प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं।
मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो 2 निर्णय एकदम पहली मंत्रिमंडल की बैठक पे होंगे। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल के बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। दूसरी चीज कि ये जो ओपीएस है, पुराना पेंशन, वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने लाएंगे, वो आपको वापस मिलेगा। इस प्रदेश के जो 2 लाख कर्मचारी हैं, उनको अपना हक मिलेगा, क्योंकि ये उनका हक है, उनका अधिकार है जो उनसे छीना गया है। देर से ही सही, कांग्रेस ने आज हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार का जोरदार तरीके से आगाज किया। प्रियंका गांधी के चुनावी वादों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। एक समय था जब कांग्रेस ने घर घर जाके पर्चे भरवाए थे, हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। 5 साल बीत गए, 5000 लोगों को भी कांग्रेस रोजगार नहीं दे पाई थी। फिर नए वादे किए केंद्र में, उससे मुकर गई। कांग्रेस हर चुनाव में कोई नया शगुफा लेकर आती है और कुछ नहीं कर पाती है। ओपीएस की घोषणा राजस्थान में किए 1 साल हो गया, क्या हुआ? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वायदे किए थे किसानों के कर्जे माफ करेंगे, कहाँ किए? पंजाब में किए थे, नहीं किए। तो कांग्रेस केवल चुनावों से पहले बड़ी बड़ी बातें करती है, फिर कुछ नहीं करती है। इसीलिए जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 45 सीटों तक कांग्रेस सीमित होकर रह गई। आज भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस भी नहीं जुड़ पा रही है। कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है, भाई के साथ बहन पद यात्रा में नहीं है। भाई अकेला चल रहा है, बहन का पत्ता काट रखा है। तो ये तो आपके सामने है जो है। गुजरात, हिमाचल दोनों ही राज्यों में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यही वजह है कि दोनों राज्यों में होने वाले चुनाव में डबल इंजन वाला दांव सबसे भारी है। साल 2024 की तैयारी है। यही वजह है कि दोनों राज्यों के चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। बीजेपी की तैयारी यह दिखा रही है कि दोनों ही राज्यों में चुनावी चर्चा के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा सबसे आगे है। गुजरात के सम्मान पर, प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान पर 2 दिनों से दिल्ली में हंगामा हो रहा है, हंगामा चल रहा है। 2 दिनों से दिल्ली की सर्द होते मौसम में गुजरात चुनाव की गर्मी महसूस की जा रही है और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सड़कों पर जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गोपाल इटालिया के विवादित बॉल पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी जमकर घेर रहे हैं। गोपाल के विवादित बयान पर भारतीय जनता पार्टी के सीएम अरविंद के बीजेपी के नेता लगातार घेर रहे हैं और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि आम आदमी पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री को निशाना बना रही है और अपने गुजरात प्रदेश अध्यक्ष से प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करवा रही है। आप भी सुनिए बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है। देश के प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। देश के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी मां को अपशब्द कहना इस पूरे देश का अपमान है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के कारण हमारा पूरे विश्व में सम्मान है। उनकी मां के लिए गोपाल जी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, हम उस बात का विरोध करते हैं। ये पूरी नारी जाति का अपमान है। कैसे केजरीवाल जी और उनके लोग नारी का अपमान कर सकते हैं? वो तो नारी की सुरक्षा करने की बात करते हैं
उनके मंत्रियों को, उनके आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बाकी सारे लोग, ऐसे अनेकों महामंत्री भी, उनके महामंत्री भी मिलेंगे कैबिनेट में जो आज जेल की सलाखों में हैं। ये लोग नारी का अपमान करते आए हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। आने वाले टाइम में आप देखिएगा। गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया के विवादित बयान के पुराने वीडियो को एक एक करके सामने आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ वीडियो वार छेड़ दिया है। गुजरात का चुनाव भारतीय जनता पार्टी गुजरात गौरव के नाम से लड़ रही है और गुजरात के सबसे चमकते सितारे हैं, गुजरात के सबसे चहेते नेता हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का अपमान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से गुजरात के अपमान के तौर पर देखना चाह रही है, दिखाना चाह रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खुद मोर्चा थाम लिया है। इस पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। मैं आपको सुनवाता हूं क्या कुछ कहा है स्मृति ईरानी ने। गुजरात के ये नेता हिंदू समाज का अपमान करते रहे, मंदिर में महिला की भूमिका पर मर्यादा से परे हटकर टिप्पणियां देते रहे और अब आम आदमी पार्टी के इस नेता ने प्रधान सेवक की 100 वर्षीय मां का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी से साफ आज कहना चाहती हूं, शब्द कम पड़ते हैं आक्रोश को व्यक्त करने के लिए, लेकिन गुजरात और गुजराती आम आदमी पार्टी को न्याय दिलाएगा और आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनाव में ध्वस्त होगी। ये संकल्प गुजरात और गुजरातियों का है। और इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। गुजरात के आप प्रमुख को लेकर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है वो भी मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। गोपाल इटालिया को गुजरात में भाजपा ने गिरफ्तार नहीं किया, आखिर क्यों? दिल्ली में साजिश के तहत बहाना बना करके वीडियो का गोपाल इटालिया को दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली पुलिस से गोपाल इटालिया को गिरफ्तार करवाया गया। गोपाल इटालिया आज पूरे गुजरात के अंदर गोपाल इटालिया की गिरफ्तारी गुजरात की जगह दिल्ली में करने की जो मजबूरी है भाजपा की, इस बात का ऐलान कर रही है कि आज गुजरात के अंदर पूरा पाटीदार समाज भारतीय जनता पार्टी से गुस्से में है, नाराजगी में है। आज अगर यह गिरफ्तारी गुजरात के अंदर होती तो आज पाटीदार समाज सड़क पर होता। और आज की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। आखिर कैसे? पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। किम जोंग का गुस्सा दुनिया को एक और युद्ध का डर दिखा रहा है। किम जोंग बार बार मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। किम जोंग के फाइटर प्लेन साउथ कोरिया के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। किम जोंग की वजह से नॉर्थ और साउथ कोरिया में माहौल काफी ज्यादा बिगड़ गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किम जोंग की हरकतों से अब साउथ कोरिया भी अलर्ट मोड पर आ गया है। साउथ कोरिया ने अपनी सीमाओं पर F-35 फाइटर जेट तैनात किया है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच तनातनी दुनिया को एक और युद्ध का डर दिखा रही है।
कोरिया के तानाशाह की नई सनक। नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच बड़ी तकरार। बॉर्डर के पास लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया बार बार दक्षिण कोरिया को उकसाने में लगा है। किम जोंग की धमकियां और सिलसिलेवार तरीके से किए जा रहे मिसाइल परीक्षण ने जमीन पर तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। योनहाप ने दक्षिण की सेना का हवाला देते हुए कहा है कि उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है जिसने दक्षिण कोरिया की चिंता को बढ़ा दिया है। हालात ऐसे हो चले हैं कि दक्षिण कोरिया के बॉर्डर पर F-35 फाइटर जेट तैनात करने पड़े हैं। नॉर्थ साउथ कोरिया के बीच बढ़ता तनाव। गुरुवार को नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक लंबी दूरी वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया था, जिसके बाद साउथ कोरिया की सीमा के नजदीक उसके वॉर प्लेन भी उड़ान भरते देखे गए। जब वो लड़ाकू विमान बॉर्डर के काफी करीब आ गए तब साउथ कोरिया ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए F-35 फाइटर जेट तैनात कर दिए। दोनों देशों के बीच जारी इस तनाव पर दुनिया की नजर गड़ी हुई है। अमेरिका से लेकर चीन तक सभी की निगाहें इस तनाव पर हैं। दोनों देशों में किसी ने भी एक दूसरे पर हमला नहीं किया है, मगर सीमा पर तनातनी जारी है। अगर उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षण करने की हरकत बार बार करता रहा तो हालात बिगड़ सकते हैं। हालांकि लगातार हो रहे मिसाइल परीक्षणों ने दक्षिण कोरिया को सतर्क जरूर कर दिया है। दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा 10 फाइटर जेट्स को अंतर कोरियाई सीमा के उत्तर में 25 किलोमीटर की दूरी पर गुरुवार रात 10:30 बजे से शुक्रवार सुबह 12:20 के बीच उड़ान भरते हुए पाया गया। अमेरिका हो गया अलर्ट। कुछ दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर मिसाइल दागी थी। दावा किया गया कि इस हमले में जापान को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर जमीन पर हालात जरूर तनावपूर्ण हो गए। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की तरफ से उत्तर कोरिया को मिसाइल परीक्षण रोकने की लगातार चेतावनी दी जा रही है, मगर सन की तानाशाह किसी की सुनने को तैयार नहीं है। सन की किम जोंग उन अपनी रणनीति पर कायम है और लगातार मिसाइल दाग रहा है। दुनिया दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की ओर से दागे जाने वाली मिसाइलों को उकसावे की कार्रवाई के तौर पर देख रही है। अमेरिकी सेना ने भी तेजी से बदलती इन परिस्थितियों के बीच अपने सहयोगियों से चर्चा करना शुरू कर दिया है। आखिर दोनों देशों के बीच क्या है दुश्मनी की वजह? आपको बता दें कि आखिर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच विवाद क्या है। क्यों नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं? कोरिया 1948 तक संयुक्त देश था। 2010 में कोरिया पर जापान ने जबरन कब्जा कर लिया। ये कब्जा अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के आखिर तक बना रहा। जब जापान ने हथियार डाल दिए तो सोवियत संघ ने कोरिया के उत्तरी भाग को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि अमेरिका ने दक्षिणी हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया। कोरिया के दोनों हिस्सों उत्तर और दक्षिण के बीच जून 1950 में युद्ध शुरू हो गया। अमेरिकी सेना के साथ 15 अन्य देश दक्षिण कोरिया के साथ आए, जबकि उत्तर कोरिया का साथ रूस और चीन ने दिया। 3 साल तक चला ये संघर्ष 1953 में खत्म हो गया, जिसके बाद दोनों स्वतंत्र देश बन गए। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों अलग स्वतंत्र राष्ट्र तो बन गए, लेकिन विभाजन के बावजूद आज भी दोनों देशों में तनाव जारी है। 1968 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की हत्या की नाकाम कोशिश की थी, जिसने इन दोनों देशों के बीच के तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।
सोमवार को आपसे होगी फिर मुलाकात।